इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 5 यायावर साम्राज्य भाग 4। इसमें हम चंगेज खान के उपरांत मंगोल का क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। वह ठीक है, चंगेज खान आया, फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद भी हमने पढ़ा कि उसका बेटा, उसका पोता, उसका नाती काती सब किया स्वराज, लेकिन उपरांत में तनी ठीक से जानते हैं क्या क्या हुआ। ओके, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए गंवाए इसको आगे ले चलते हैं। तो चंगेज खान के मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। दो चरण में उसको हम बांट सकते हैं। पहला चरण जो था 1236 से लेकर 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। ठीक है। दूसरा चरण था 1255 से लेकर 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन सन 1279 में ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की। दूसरा चरण, पहला चरण दूसरा चरण खत्म, और इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में भी स्थिरता आई कि भैया ये मेरा ही साम्राज्य है, रहेगा, खत्म। सीना ठोक तो बोलते थे अब मेरा ही है तो मेरा ही रहेगा। तो आगे चले आते हैं। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम पर्याय करना पड़ा, मतलब बहुत कम प्रयास इनको, मतलब सामना बहुत कम करना पड़ता था। ठीक है, बहुत कम पर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग, जो पश्चिम से सैन्य अभियान के जो शुरुआती स्पीड हुआ करता था, आवेग, तेज गति, तो आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया और पश्चिम से ये लोग कमजोर हो गए। यद्यपि देखा जाए तो यहाँ पर वियना और उससे परे पश्चिम यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। मतलब यूरोप, पश्चिम वाले यूरोप जिसमें हंगरी आते थे, तो वो सब और मिस्र अभी भी मंगोल सेनाओं के अधिकार में रहे। तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने का संकेत यहाँ पर मिलता है कि जब नया हमला हुआ मिस्र के तरफ से और हंगरी के स्टेपी क्षेत्र के तरफ से, तो वहां से इनको पीछे हटना पड़ा था। किसको? मंगोल के राजाओं को हटना पड़ा था। हटबे करोगे, हटोगे नहीं तो मरोगे। दो काम कर सकते हो, तो मर के हटो, नहीं तो हट के हट जाओ। तो इन लोगों ने हट गया। जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगोदोई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो कि इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। ये जो भी हुआ था इसका दो कारण था। क्या था? तो दो कारण यहाँ से ये मिलता है कि उस समय नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियां सामने आई थी, उसके उदय होने का संकेत मिलता है कि इन लोगों को पीछे हटना पड़ा। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर आंतरिक राजनीति थी कि भैया कौन बनेगा उत्तराधिकारी। जब प्रथम दो पीढ़ियां बीती तो उस समय जोची और ओगोदोई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गई और ये जोची और ओगोदोई दोनों एक होकर सामने चलने लगे। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया था कि यूरोप में अभियान करने से अच्छा है कि अपने हितों की रक्षा करो, यही उनके लिए अभी महत्वपूर्ण था। दूसरी स्थिति के बारे में हम जब बात कर लेंगे तब उत्पन्न हुआ जब चंगेज खान के वंश की तुलुइद खाका जो था। तुलुइद खाका क्या होता है? तुलुइद मतलब ये आपको एक नाम है। तो तुलुइद खाका के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदोई वंश को कमजोर कर दिया। ये जो तुलुइद जो खाका के वंशज थे उनके अधिकारी, ये जोची और ओगोदोई वंशजों को कमजोर कर दिया। कैसे? कुछ करके किया होगा ना। तो मंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था। तोलुई का वंशज कौन था? तो मतलब समझो कि एक तरीके से मंगोल परिवार में ही वो सब अलग अलग बटे थे ना। तो मंगोल परिवार में अलग अलग बटे थे, तो उन्हीं में लड़ाई हुआ। मतलब आपस में ही एक तरीके से देखा जाए तो लड़ाई होना चालू हो गया था।
यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि मोंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्य अभिषेक के उपरांत जब वो राजा बना उसके बाद 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किया गया और ईरान को जीत लिया गया। परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भाग की ओर भेज दिया। नहीं समझे? यहाँ पर देखो, आपको पूरा इधर को जूम करके दिखाते हैं। 1260 ईस्वी, ठीक है, उस समय के दशकों में तोलुई के वंशज जो हुआ करते थे, जिसका उस समय राजा कौन था? मोंके। तो मोंके ने क्या किया? तो चीन में अपने हितों की वृद्धि, अपने सैनिकों की वृद्धि करने के लिए उस समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भाग की ओर भेज दिया। और उसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए, मिस्र का सेना का जो था ना, तो उनका सामना करने के लिए मंगोल ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोल किधर को? मिस्र की तरफ एक छोटी सेना भेजी और मंगोल की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति उनकी जो निरंतरता थी, वो बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। और उधर से वो रुक गए, पश्चिम की तरफ नहीं गए, अब चलने किधर? पूरब की तरफ बढ़ने लगे, चाइना की तरफ, चीन की तरफ बढ़ने लगे। और इसी दौरान हुआ क्या कि रूस और चीन की सीमा पर, कहाँ पे? रूस और चीन के सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। और यूरोप में जो अभियान चलता था वो हट गया। किसके वजह से? जोची और तुलई वंश के अंदरूनी जो झगड़ा था उसके वजह से यूरोप की तरफ से इनका ध्यान हट गया और यूरोपीय अभियान से लोग पीछे हट गए और पश्चिम में मंगोल का विस्तार रुक गया। उधर से रुकने के बाद चीन में अनेक अभियान शिथिल नहीं हुए। चीन में अनेकों अभियान किए गए लेकिन ठहरा नहीं। वस्तुतः यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने चीन को एकत्रित किया, ठीक है, एकत्रित किया। और ये विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय, तो जब प्राप्त करना था सबसे बड़ी सफलता, तो उसी समय ही शासक परिवार के सदस्यों में उनके बीच में आंतरिक विक्षोभ हो गया। ये लोग अंदर से बट गए। अब बट गए तो इसके कारण हुआ क्या कि इन लोगों का शक्ति कमजोर हो गया। तो इस अध्याय के अगले अनुभाग मतलब नीचे वाले टॉपिक में, आपको अनुभाग हिंदी में समझ में नहीं आएगा इसलिए इंग्लिश में आपको बताना पड़ता है। तो अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी, चाहे अगले अध्याय में भी उन कारकों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजह से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई थी। यह भी याद रखिए, भूलना नहीं कि किसके वजह से कौन सी बाधाएं आई थी, सब याद रखना चाहिए। परंतु उन्हीं के वजह से, मंगोल राजनीतिक परिवार के वजह से ही उनके सफलता में परिवर्तन भी आई और उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। आगे देखते हैं। तो सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। तो सामाजिक संगठन में आपको पता है समाज रचना। राजनीतिक संगठन में क्या होगा? अपनी राजनीति को आगे करना। सैनिक संगठन, अपना जितना बड़ा सैनिक दल हो जाए उतना ही अच्छा है जी। मंगोल और अन्य अनेक यायावर साम्राज्यों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। मतलब मंगोल और अन्य कोई भी यायावर साम्राज्य था तो उनके बीच में एकदम तंदुरुस्त, एकदम हट्टा कट्टा तीरंदाज भी, चाहे हथियार बंद रहते थे। मतलब जो एकदम शक्तिशाली होते थे हमेशा हथियार लेकर रहते थे। जब भी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी, मतलब शस्त्र वाला सेना बनती थी। यही यायावर समाजों के तरफ वजह से। यायावर समाज इधर उधर भटकते रहते हैं, इनको पता रहता है किधर से कैसे लड़ना है। ये लोग ज्यादा मेहनत करते इसलिए इनको हथियार चलाने भी आता था और इन्हीं लोग को मिलाकर सेना बनाई जाती थी। और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ
अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हो गए। चंगेज खान के सेना में नए नए सदस्य मिल गए और उससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से देखा जाए तो छोटी और अविभेदित थी, छोटी थी, लेकिन ऐसा सेना था वो जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता था। वह सेना अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई और वह जो सेना थी वो एकदम धीरे 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 एक विशाल संगठन के रूप में सामने उभर कर आई और इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छता से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। और तुर्की समुदाय के कौन लोग थे? उइगुर समुदाय के लोग भी उसमें सम्मिलित थे, उनके अपने स्वेच्छा से, स्वयं भाव से उसमें जुड़ गए थे। देखा जाए तो कैराइटो जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, मिल गए थे और उन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद, पुराना उनका शत्रुता था, इनसे दुश्मनी थी, तो उस दुश्मनी के बावजूद भी महासंघ में शामिल कर लिया गया और सब शामिल होकर लड़ते थे। इसीलिए हरा पाना भैया असंभव था, क्योंकि बापू लोगों को कोई हरा नहीं पाता है। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उनके महासंघ के सदस्य थे, अलग अलग जन समूह के लोग, जनजातीय लोग उनके साथ मिले हुए थे, कि उनकी पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। यहाँ पर बात है कि उसकी पहचान को योजना बनाकर उनका जो स्वरूप है योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था कि भैया उनकी पहचान को मिटाकर हम एक पहचान देंगे उनको। और उनकी सेना जो थी स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी। दशमलव पद्धति के अनुसार ही ये पूरा सेना गठित हुआ था, जो 10,100,000 ऐसे इनके सेना बनते थे। तो 10,100,000 और अनुमानित 10,000 मतलब 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी इनकी सेना। तो 10,000 की इनकी अलग अलग सेना हुआ करती थी। और पुरानी पद्धति में देखा जाए तो कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाई एक साथ अस्तित्व में थे, एक साथ वो सब अस्तित्व में थे। लेकिन चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर अलग अलग कर दिया और उसके समुदायों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया, नए नए सैनिक इकाइयों में उनको बांट दिया, जिसके अनुसार उनको पहचानने में भी आसानी हो जाती थी कि ये कौन से सैनिक है, कौन से पद्धति का है। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति था, कौन व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उसमें शामिल थे, तो उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, जो भी व्यक्ति बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था, क्योंकि बाहर नहीं जाना है, जब तक आदेश न हो नहीं जाना है। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई जो थी लगभग 10,000 सैनिकों तुमन की थी। तो तुमन जो था उसी के 10,000 सैनिकों की इसकी संगठन था, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल थे, अलग अलग कबीले और कुल के लोग उसमें मिले हुए थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया, नया तरीके से उसको रचा और विभिन्न वंशों और कुलों को एकत्रित किया, जमा किया और इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान दी, नवीन पहचान उन सबको प्रदान किया। जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि नई पहचान को जन्म देना मतलब जनक, उस नया पहचान को जन्म देने को जनक बोलते थे। चंगेज खान ने इनको नवीन पहचान दी कि भैया अब इसी से आगे चलना है आपको। और नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके चारों पुत्रों के अधीन थी, नया जितना भी सैनिक टुकड़ी था उसके चारों बेटों के अधीन काम करती थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। नए नए कप्तान थे, चयन किए गए थे, उसी के अधीन यह सब काम करते थे। और नोयान कहा जाता था, इन सभी को नोयान कहा जाता था। और इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था, वो लोग भी उसी में शामिल थे।
और चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से देखे तो अनेक ऐसे व्यक्तियों को अंडा सगा भाई अंडा कहकर सम्मानित किया था। और बहुत सारे लोगों को अंडा अंडा बोल बोलकर, मतलब सगा भाई बोलकर सम्मानित करता था, तो वो लोग भी खुश हो जाते थे। और ऐसे अन्य और भी कई, जो ऐसे देखा जाए तो अन्य और भी कई जो अंडा से निम्न श्रेणी के थे, अंडा से कम श्रेणी के थे, मतलब अपने भाई से कम नीचे वाले श्रेणी के स्वतंत्र व्यक्ति थे, जिनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा था। स्वतंत्र रखा था लेकिन नौकर के पद पर रखा था, खास नौकर के पद पे। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। और जो नौकर का पद था, अपने मालिक अपने स्वामी के साथ एक गहरा संबंध भी दर्शाता था। कमाल का था वो सब रिश्ता। इस तरह से देखे तो नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात्य वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त कर ली, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते गए, उसके वजह से महानायक उनको बना दिया गया मंगोलों को। और इस नवीन श्रेणी को देखा जाए तो हायरार्की बोला जाता है, नवीन श्रेणी को हायरार्की, ठीक है। तो इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवजीवित लोगों का शासन करने का उत्तरदायित्व जो था अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। और जो ये नया श्रेणी जो उसने बनाया, उसको संरक्षित रखने के लिए, उस पर शासन करने के लिए अपने 4 उत्तरदायी, मतलब चारों पुत्रों को सौंप दिया कि भैया अब तुम ही संभालो इन सबको। इससे उल्लूस का गठन हुआ। उल्लूस क्या? उल्लूस शब्द का मूल अर्थ होता है निश्चित भूभाग नहीं था। एक निश्चित भूभाग नहीं था, जिधर मन करे उधर चलो रे। चंगेज खान की जीवन काल अभी भी, चंगेज खान का जो जीवन काल है अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था कि बढ़ाओ साले, साम्राज्य को बढ़ाओ, जितना हो सके सारा राज्य को जीत लो। और यहाँ पर देखेंगे तो जिनकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी, एकदम खूब ज्यादा परिवर्तन होता था उनकी सीमाओं में, जहां जीतेंगे वहां तक उनकी सीमा हो जाएगी। और उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूस स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। और जो जोची था उसको रूस का स्टेपी प्रदेश उसको दे दिया गया, पहाड़ी इलाका। परंतु उसकी दुरुस्त सीमा, क्या चीज? दुरुस्त सीमा, मतलब जिसको बोलते थे उल्लूस, तो उल्लूस निर्धारित नहीं था। उसके दूर वाला जो सीमा था उसको निर्धारित नहीं किया गया था। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, सुदूर पश्चिम तक एकदम फैला हुआ था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। जहां तक उसके घोड़े चले जाए, जहां तक उसी का राज। अंत नहीं था भैया, उस सब का अंत नहीं था। जो भी देखेगा जीतवे करेगा। लेकिन भारत में हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि भारत में भी कोई चिंदी चोर लोग नहीं थे। उस समय बापू लोग हुआ करते थे तो छठी के दूध याद दिलवा देते, लेकिन उस समय नहीं आया। लेकिन बाद में इन छठी के दूध याद दिलवाने वाले जितने भी क्षत्रिय थे, आज बोला जाए तो राजपुताना, तो इन सबके गद्दारी के वजह से ही धीरे धीरे आगे आकर कुछ लोग बगावत को मारते कुचल देते थे, कुछ लोग संगठन बनाकर हमला भी करते थे। लेकिन कुछ गद्दार राजा उस समय के हुआ करते थे, जिसके वजह से ये ऐसे लोग भारत में आ गए। नहीं तो ये लोग भारत तक नहीं आ पाते, भारत के आगे ही काट दिए जाते, मार दिए जाते। लेकिन इन लोगों के बेवकूफी की वजह से, लालच की वजह से इन लोगों को अंदर आना पड़ा। आगे देखेंगे हम। तो चंगेज खान ने संकेत दिया कि, क्या संकेत किया? तो संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदोई उसका उत्तराधिकारी होगा। ये चंगेज खान बोल कर गया था। और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी, मतलब सुल्तान की उपाधि उसको दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्य अभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित कर दी। और काराकोरम में ओगोदोई ने पूरे राज्य को उधर तब्दील कर दिया, बदल दिया, राजधानी ही बना दिया काराकोरम को। और उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए, ऐसे कहीं तोलोई लिखा है लेकिन यहाँ पर तोलोए है, तो तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। और जो सबसे छोटा बेटा था मंगोलिया को प्राप्त किया,
और उसी पर शासन किया। और चंगेज खान का यह विचार था कि चंगेज खान ये बोलता था, सोचता भी था, विचार भी था उसका कि उसके पुत्र जो थे, उसके बेटे परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे। और इसे ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न चारों राजकुमार के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां मतलब तामा निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। हर जगह पर कोई भी चीज हो जाए, हर मौसम में भी तैनात रहती थी। और परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध, यहाँ पर समझो कि परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद मतलब करिलताई में होता था। जहाँ पर सब सरदार बैठते थे, वहां पर ही उसी में जाकर इन सबके कुछ जो भी मनवाना होता था ये लोग मनवा लेते थे। साफ लिखा है कि परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद, एक परिवार में अगर कुछ होता था, चाहे कुछ भी बात होगा, चाहे दरबार लगेगा, तो उसमें परिवार के सभी सदस्य और जितने भी सरदार होंगे उसमें भाग लेंगे, जिसमें परिवार या राज्य के विशेष भविष्य का निर्णय उसमें लिया जाएगा, विशेष भविष्य का उसमें निर्णय लिया जाएगा। और अभियानों, लूट के मालों का बंटवारा, चरागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। नो कमेंट, नो भगदारा, नो झगड़ा झंझट, सीधा तरीके से बात को मानो, काम खत्म। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलता है समझो। यहाँ पर आप देखो तो चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तुली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। अब फुर्तुली हरकारा पद्धति क्या होती है वो जान लो, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थान, जितने भी दूर राज होते थे, तो दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जा सके। अपेक्षाकृत हम देखेंगे तो दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियां जो होती थी उसमें स्वस्थ एवं बलवान घोड़े हैं कि नहीं उसके बारे में, तथा घुड़सवार संदेशवाहक जो संदेश लेकर आते थे जाते थे, हमेशा वहां पर तैनात रहते थे। और इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से, जो पशु समूह था उससे अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे कि भैया इसके लिए इस काम में आएगा। और इससे कुबकूर कहा जाता था, और इस पद्धति को कुबकूर पद्धति कहा जाता था। और इस उगाही को, ये जो उगाही था, इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, अपने स्वेच्छा से, अपने मन से दे देते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्रदान होता था, उससे अनेक लाभ प्राप्त मतलब मिलता था। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस सहकारी पद्धति मतलब याम जो सहकारी पद्धति थी, हरकारी पद्धति, तो हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। और इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता जो थी यात्रियों को आश्चर्य में डाल दिया। कैसे? इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपों, जितने भी इनके दूर तक राज्य थे, तब महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों पर, दूर दराज के स्थानों में होने वाली घटनाओं का निगरानी रखने में सहायता मिल जाती थी कि अलग अलग इलाके में जितने भी घटनाएं हो रही है उसकी जानकारी या उनकी निगरानी ये लोग रख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो तथापि विजित लोग जो जीतते थे, उसके पहले देखो यहाँ पर चंगेज खान से इसका पूरा समाज शुरू होता है और कैसे कैसे खत्म होता है। यहाँ पर लिखा क्या है, मंगोल वंश, बहुविवाहित चंगेज मतलब बहुत ज्यादा शादी किया हुआ चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे, पिता थे, जिनकी पटरानी बिरते के गर्भ से, एक इनकी पत्नी थी बुरते, तो बुरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र जो थे उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने, अलग अलग पत्नी का अलग अलग लड़का बच्चा। और उनके ज्येष्ठ पुत्र जो था जोची के परिवार में कोई भी सुरमा पद्धति मतलब सुरमा प्रसिद्ध खान, एक कोई भी सुरमा पैदा नहीं हुआ, कोई भी वहां पर प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ। किसमें? जोची में। लेकिन यहाँ पर तो जोची के ऊपर दिया जा रहा है बातु, बरके और गोमुख, लेकिन शायद इसमें नहीं होगा, तो बातु अलग बच्चा होगा इनका, तो बातु। चलो यहाँ पर धीरे धीरे समझ में आएगा कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन था इसमें? जोची। जोची का एक भी बेटा नहीं था,
कोई भी सुरमा नहीं था। अच्छा था, लेकिन इसमें कोई सुरमा नहीं था। बातू और बरके, इसमें कोई सुरमा नहीं था, महान नहीं था। ठीक है, कोई भी प्रसिद्ध पैदा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। और गोमुख की मृत्यु के पश्चात जब गोमुख मर गया, गोमुख कौन था? गोमुख इधर नाम मिल रहा है क्या? गोमुख ये वाला नाम, ठीक है, गोमुख ये। तो गोमुख के मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के अगुदेई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तलुई परिवार के हाथों में आ गई। तलुई परिवार, ये जो परिवार है, सारा शक्ति इसके हाथों में चली आई। किसके मरने के बाद? ये सब तो कमजोर था, ये कमजोर था, ये कमजोर था, यही शक्तिशाली था। और ये शक्तिशाली थे, जोची, चगताई खान और ओगदोई, ये सब तो शक्तिशाली था सब। लेकिन इसके बाद जो बातू था, इसके बाद सारा शक्ति किसके पास आ गई? तलुई परिवार के पास आ गई। ठीक है, तो सारा शक्ति तलुई परिवार के पास आ गई। उसके बाद देख लो, हाथ में आ गई तो मोंके और कुबलई के सत्ता के द्वार खोल गए। और मोंके और कबुलई का जो सत्ता था, ये सामने प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा फला फूला। और तलुई के बरके और आरिखा बोके, यहाँ पर देखो, तलुई के, मोंके, कबलाई और हलाका तो नहीं, आखिरी बोके जो ये है सब नहीं, सब बहुत ज्यादा यहाँ पर हलाकू, ये सब बहुत ज्यादा कब्जा किया सब आगे चल के। यहाँ पर कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। और घृणित नामी सुरबीरो, मतलब खानों के अतिरिक्त देखा जाए तो अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिर, मतलब बाल नहीं रखना था, तो मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। तो इनकी परंपरा थी कि बाल नहीं रखना है। तो आज समझो कि जो बाल नहीं रखता है, इन्हीं के परंपरा को निभा रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा शर्म नहीं करने का चाहिए। लेकिन एक तरीके से परंपरा इसलिए थी क्योंकि उधर के लोगों के पास इधर उधर जाना होता था, गर्मी ज्यादा होता था। तो ठंडी में आप देखते हो, बाल बांधते हो तो आपको सिर दर्द करने लगता था, बाल दर्द करने लगता था। इसी से बचने के लिए वो लोग बाल ही नहीं रखते थे। ले, कौन टेंशन नहीं है। तो ये एक तरीके से परंपरा हो गया, क्योंकि ये बाप जानता था, बेटा थोड़े जानता था। बेटा तो इसके साथ होते गया सब, तो वो सब वैसे ही बाप का कॉपी करते 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 ये सब का सब टकले रह गया। हाँ, मेरा भी, आप जो भी आप वीडियो देखोगे, थंबनेल देखोगे, चाहे कोई भी आप वीडियो फेस वाला देखोगे, तो चाहे हमको कहीं भी लाइव टेलीकास्ट में देखोगे, तो आप मेरा सिर पे बाल नहीं दिखोगे। पहले के फोटो में नहीं बता रहा हूँ, अभी के फोटो में अब बाल देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अब मुझे पसंद ही नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अब इसमें तो ये टाइम लगता था, ये करो वो करो, इससे बनी आएगी, मत रखो। तथापि देखा जाए तो विजित लोग जो जीतते थे, तो उनको अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। नवीन राजा था, उससे कोई लगाव नहीं था यायावर शासक को। ठीक है, और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ युद्ध में, जब शुरुआत में युद्ध हुआ 13वीं शताब्दी में, तो उस युद्ध में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उपलब्धता व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। और सैकड़ों हजारों लोग जो थे मारे गए थे। उस समय लाखों लोग मारे गए थे, ऐसा बोलो। इससे कई अधिक दास बना लिए गए थे, और इसकी वास्तविक संख्या जो था अतिशयोक्तापूर्ण तथ्यों से जाल में खो गई। जल में खो गई, यहाँ पर तो जाल लिखा है। तो जो यहाँ पर लिखा गया महत्वपूर्ण तथ्य जो था, वो जाल में खो गई है, कहीं कहीं खो गई होगी। संभ्रांत देखा जाए, संभ्रांत लोगों से लेकर कृषि वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था। और इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे तो उत्पन्न स्थिरता से ईरान का जो शुष्क पठार वाला इलाका था, तो पठार में भूमिगत नहरों, जिसको कनात बोलते थे, उर्दू के शब्द में कनात बोला जाता है नहर को, तो नहरों का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया था उस समय। और नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा। नहर का मरम्मत नहीं हुआ तो रेगिस्तान वाला भूमि उधर की तरफ
फैलने लगा। किधर? ईरान के पठार के तरफ, ठीक है, फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए थे, और खुरासान का बहुत सारा इलाका उस विनाश से फिर नहीं उभर पाया था। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, जब लड़ाई रुक गई, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे। कहाँ पे? यूरोप और चीन के भूभाग जितने भी थे परस्पर संबंध हो गए थे, मिल गए थे, और मंगोल विजय, फैक्स मंगोलिका, तो पैक्स मंगोलिका के बाद उत्पन्न शांति से, जो शांति उत्पन्न हुआ उस समय, मंगोल जीते तो व्यापारिक संबंध परिपक्व हो गया। व्यापारिक संबंध जो है सब मिलजुल कर करने लगे, अच्छा हो गया। और आगे देखते हैं तो मंगोल की देखरेख में, जो मंगोल शासक थे, तो उनकी देखरेख में रेशम मार्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क रूट, तो रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण, व्यापार चालू हो गया, और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंच चुका था। भ्रमण कौन था? भ्रमण मतलब ये सब व्यापार जितना भी था, इधर से जाना उधर जाना, मतलब पूरा ग्लोबल तरीके से मिल जाना, वो दुनिया से, विश्व से मिल जाना। तो भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होती थी। अब केवल व्यापारिक मार्ग चीन में नहीं रहा, अब अनेकों राज्य में फैल चुका था। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गया, और मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी, कि सुरक्षित यात्रा किया जाए। और सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में फैजा, यात्रियों के पास, जिसे फारसी में उसको फैजा बोला जाता था, और मंगोल भाषा में जैरेज बोलते थे, जैरेज, तो जैरेज जारी किए गए, मतलब पास जारी किए गए उनके लिए, ठीक है, यात्रियों के लिए पास उस समय जारी हो गया। आम भाषा में समझो तो पासपोर्ट जारी हो गया। और इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा कर दिया गया। पासपोर्ट, अब जाओगे किसी देश में तो आपको वीजा लगता था, ठीक है, तो उस वीजा को जारी कर दिया गया, जिसका यह तात्पर्य होता था कि वे मंगोल शासक, मतलब मंगोल खान, चुगताई खान ने चंगेज खान की सत्ता स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी पास को अब स्वीकार कर दिया गया अलग अलग देश के लिए। तो हर देश का अलग पास होता है, लेकिन उस देश में जाओगे तो आपको वीजा लेना पड़ता है, और वीजा का चार्ज जो होता है आपको उसमें जोड़कर देना पड़ता है। किसी भी मेथड से जाओगे तो आपको वीजा देना ही पड़ेगा। ये मंगोलों के अभियान हैं जो चारों तरफ चले थे। अब देखो व्यापार इधर कहां से कहां तक चल रहा है, तो पूरा व्यापार इन्हीं का कब्जे में था, और पूरा व्यापार इन्हीं का हो गया, समझे। इसके अगले भाग में हम इसके नीचे से पढ़ेंगे, मैप के नीचे से, थोड़ा मैप को बताना है आपको तो बताऊंगा। आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चाहे सलाह भी देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। आपको मेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।